हेलो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के अंदर। दोस्तों ये वो टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आपको रटवा दिया गया होगा एक अकाउंट बना के कि डेबिट साइड में बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी, क्रेडिट साइड में बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी। बट दोस्तों रटोगे कंसेप्ट को तो आगे जाके कॉमर्स लाइफ में दिक्कत होगी। कॉमर्स का मतलब है दोस्तों आपकी अकाउंटेंसी में कमांड होनी चाहिए, और अगर स्टार्टिंग से आपको रटने की आदत पड़ जाएगी तो बहुत दिक्कत है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं। रटना नहीं है, समझना है हमको कि यहाँ पे टॉपिक कैसे बनते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है ना दोस्तों, 2 फाइनेंशियल ईयर का, एक और ये दूसरा ईयर लेते हैं दोस्तों 1819 और ये ख़त्म होगा दोस्तों 31/3/20 पे। फिर दोस्तों नया साल 1/4/20 पे स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा 31/3/21 पे, यानी कि 1920 2021। अब दोस्तों एजम्पशन लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये उसका पहला फाइनेंशियल ईयर है 1419 to 31/3/20। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ₹1000 पर मंथ के हिसाब से उसका रेंट जाता है, मतलब रेट ऑफ रेंट हो गया दोस्तों 1000 पर मंथ। और इस कैलकुलेशन के मुताबिक उसने इस पूरे साल में 15,000 रेंट पे किया। 15,000 उसने इस पूरे साल में रेंट पे किया। अब दोस्तों जब वो ईयर एंड पे खड़ा है तो ईयर एंड पे उसने 2 बातें नोटिस करी। पहली बात कि मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया ₹1000 और मैंने एडवांस रेंट पे कर दिया ₹4000। यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिए, मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर है 1920 और दोस्तों मेरा रेट ऑफ रेंट है ₹1000 पर मंथ, मतलब मुझे हर महीने 1000 रुपये रेंट पे करना है। इस माइंडसेट के साथ दोस्तों मैंने 15,000 रेंट पे किया इस पूरे साल के अंदर। इस 15,000 में जो ऑब्वियसली बात है मैंने 4,000 पे किया है वो बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, और इस साल का मैंने 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट रख लिया अपने पास। अब दोस्तों अगर हम इसकी एंट्री करें, इसकी एंट्री, इसकी एंट्री और इसकी एंट्री करें दोस्तों तो क्या होगा मुझे बताइए आप। अगर मैं इनकी एंट्री की बात करूं तो दोस्तों रेंट मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश या बैंक ले लीजिए, तो दोस्तों ये इसकी एंट्री हो गई। अब दोस्तों अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री पूछूं तो बहुत सिंपल है इसका, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। अब दोस्तों अगर मैं एडवांस रेंट की एंट्री पूछूं तो एडवांस रेंट डेबिट टू रेंट 4,000 सिंपल। अब दोस्तों हमने ये 3 जर्नल एंट्री फॉर्म कर ली है, और ये जर्नल एंट्री फॉर्म होने के बाद दोस्तों आइए इसको प्लेस करते हैं रेंट अकाउंट के अंदर और देखते हैं कि रेंट अकाउंट में
इसका क्या इम्पैक्ट आता है और हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों रेंट अकाउंट में एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount, जी दोस्तों, तो ये हमारा रेंट अकाउंट है। और दोस्तों मेरा ये रेंट अकाउंट है फॉर द ईयर 2019 फॉर 2020, इस साल दोस्तों रेंट अकाउंट है। अब अगर दोस्तों मैं इस एंट्री की पोस्टिंग करना चाहूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दोस्तों रेंट अकाउंट में डेबिट साइड जाके यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ टू कैश, जो मैंने अमाउंट पे किया है 15,000। ठीक है दोस्तों, इसकी पोस्टिंग हो गई। अब अगर दोस्तों मैं इसकी पोस्टिंग करूं, जो ईयर एंड पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया, तो दोस्तों एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ भी दोस्तों रेंट अकाउंट डेबिट साइड में ही और पोस्टिंग जा रही है दोस्तों टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, ये भी होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम एडवांस रेंट की एंट्री पोस्ट करें, तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी दोस्तों इस एंट्री में रेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो किस नाम से, एडवांस रेंट के नाम से। तो आइए बाय एडवांस रेंट 4000, तो दोस्तों हमने इसकी एंट्री पोस्ट कर डाली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमने इस साल में पूरा रेंट पे किया है। फिर दोस्तों हमने जो रेंट पे नहीं किया, जो ईयर एंड पे मेरे को पे करना था बट मैंने पे नहीं किया, डेट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने उसकी एंट्री पोस्ट कर डाली। एडवांस रेंट दोस्तों, जो मैंने एडवांस रेंट पे कर दिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मैंने उसकी एंट्री पोस्ट कर दी दोस्तों। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि हमको इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा। ये दोस्तों 16,000, तो ये भी 16 ही आना चाहिए, बट इसमें 16 दोस्तों आ नहीं रहा, डिफरेंस आ रहा है 12,000 रुपीज़ का। और दोस्तों एक बात हमने क्लास 11th में सीखी थी कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट में, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में, जो रेंट दोस्तों एक नॉमिनल अकाउंट है, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है दोस्तों, तो डेट मीन्स अब हम उसको ले जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्या करने के लिए दोस्तों, तो राइट ऑफ करने के लिए। हर एक नॉमिनल अकाउंट दोस्तों लास्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सेट ऑफ होता है, राइट ऑफ होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल का 1920 का जो टोटल रेंट था, जो मेरा टोटल एक्सपेंस था, खर्चा था 12,000 रुपये का। अब दोस्तों वो कैसे पता लगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं 1/4/19 अपना ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ और 31/3/20 पे अपना ईयर ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसके बीच में टोटल 12 मंथ्स ही होते हैं। और दोस्तों मेरा रेट है 1000 पर मंथ, यानी कि जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ दोस्तों, उस रेंट का रेट है 1000 पर मंथ, यानी कि जब आप 12 मंथ को इनटू में रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट 12,000 पर ईयर ही बनता है दोस्तों। यानी कि आपका इस साल का पूरा खर्चा 12,000 रुपये ही था रेंट का, तो वही 12,000 रुपया आपके प्रॉफिट लॉस में आ रहा है। और मैचिंग कंसेप्ट कहता भी है दोस्तों, मैचिंग कंसेप्ट सिंपल सी बात कहता है कि आपने कोई भी खर्चा इनकर किया जो आपके उस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है। जैसे कि दोस्तों ये 1000 रुपीज़, ये 1000 इसी साल से बिलोंग करता है बट हमने पे नहीं किया, तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आपने चाहे एक्सपेंसेस पे किए हों या ना पे किए हों,
अगर वो उसी साल से बिलोंग करते हैं उसका इम्पैक्ट दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर दिखेगा। तो ये 12,000 रुपीज़ दोस्तों वही है। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल सी बात थी, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस साल का जो एडवांस रेंट था, क्या इस साल के लिए ओपनिंग डेट पे ओपनिंग एडवांस नहीं बन जाएगा? यानी कि जो मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एडवांस रेंट 4,000 रुपीज़ का है, जिसको दोस्तों हम लोग कई बार प्यार से क्लोजिंग एडवांस, और दोस्तों इसको हम उस साल के लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि 1920 के लिए लास्ट में जो एडवांस मैंने पे किया वो मेरे लिए क्लोजिंग एडवांस है, बिकॉज ईयर एंड पे खड़ा हुआ है दोस्तों। जो मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं पे किया वो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों एक साल के लिए मतलब फॉर द 1920 जो मेरे लिए क्लोजिंग एडवांस है, जो मेरे लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए दोस्तों वही क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाते हैं। यानी कि मतलब क्या हो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ईयर के स्टार्टिंग पे बात करूँ तो ईयर स्टार्टिंग पे दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी दो अमाउंट पड़े हुए हैं। कौन कौन से? अब एक तो मेरे पास ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस, कितना दोस्तों 4,000 रुपीज़ का। और उसके बाद मेरे पास एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, जो अब दोस्तों बन जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और दोस्तों ये है मेरे पास ₹1,000। सिंपल दोस्तों। अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों एजम्पशन लेके चल रहे हैं, रेट तो मेरा वही है दोस्तों 1,000 पर मंथ रेंट को पे करने का। इस साल भी मैंने दोस्तों इन टोटल 15,000 ही रेंट पे किया। और दोस्तों जब मैं ईयर एंड पे खड़ा हूँ, जब हम ईयर एंड पे खड़े तो ईयर एंड पे भी दोस्तों दो बातें सामने आएंगी। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो मैंने इस साल नहीं पे किया, मेरा दोस्तों इस साल में आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया जो मैंने पे करना था बट मैंने पे नहीं किया, वो है दोस्तों ₹1,000 का। और जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रेंट पे कर दिया ₹7,000, मैंने 7,000 रुपया दोस्तों फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे कर दिया है। तो ये दो अमाउंट हमारे पास स्टार्टिंग में खड़े, ईयर के स्टार्टिंग में खड़े, जो लास्ट ईयर से मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। ये दोस्तों मैंने रेंट पे किया, रेंट पे की एंट्री हमने अभी देखी है दोस्तों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री दोस्तों ने अभी देखी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। एडवांस रेंट की एंट्री दोस्तों ने अभी देखी, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट 7,000। अब दोस्तों अगर मैं अपने इस साल का रेंट अकाउंट बनाऊं तो क्या बनेगा, दर्शकों को ध्यान से देखिएगा। रेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount। दोस्तों देखना कितना छोटा सा लॉजिक है और क्यों इसको स्कूल, कुछ ट्यूशन क्लासेस इसको रटवाते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो हमने दोस्तों अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1920 में, और ये दोस्तों हमारा है
फॉर द ईयर 2020 टू 2021। जो दोस्तों हमने यहाँ पे बाय एडवांस रेंट लिखा था, जो हम दोस्तों यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था, जो कि ईयर एंड की बात थी। तो दोस्तों अब ये जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्यों दोस्तों? तो बिकॉज एक साल की जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग बन जाती है। सिमिलरली दोस्तों ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा हुआ है वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? तो लॉजिक बिल्कुल सेम दोस्तों, जो आपका एक साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाता है। यानी कि दोस्तों जब हम एडवांस रेंट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके लाएंगे तो एंट्री बन जाएगी दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 रुपीज़, और इसके ब्रैकेट में दोस्तों हमें लिख देना है ओपनिंग एडवांस। मतलब क्या हो दोस्तों कि हम ये जो 4000 रुपीज़ है ये हम पिछले साल से अभी लेके आ रहे हैं फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों। अगेन इसकी बात करें तो दोस्तों ये भी ऐसे आ जाएगा बाय बैलेंस पीडी 1000, और इसके दोस्तों ब्रैकेट में सिंपलिसिटी के लिए लिख लेते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक दोस्तों, तो हमने इन दोनों का इम्पैक्ट जो हमने 1920 से 2021 में लेके आना था वो दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इस साल की फॉर द 2021 हमने रेंट पे किया है, रेंट पेड 15,000। एंट्री क्या है दोस्तों? एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट भी सेम है 15,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट यानी कि रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दोस्तों एंट्री आ रही है टू बैंक 15,000। आप यहाँ दोस्तों बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरा अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया 1000, और दोस्तों एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट इसमें भी सेम है 1000। तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री क्या आ जाएगी दोस्तों टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों इस साल मैंने एडवांस रेंट पे कर दिया 7000 रुपीज़ का। एंट्री क्या दोस्तों इसकी एंट्री होती है एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी दोस्तों इस एंट्री में रेंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो टू रेंट, और किस नाम से दोस्तों? एडवांस रेंट। बाय एडवांस रेंट 7000। तो दोस्तों हमने इस साल में रेंट पेड की एंट्री पोस्ट कर डाली, हमने आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री भी पोस्ट कर दी, हमने एडवांस रेंट की एंट्री भी पोस्ट कर दी, हमने जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड लाना था क्लोजिंग एडवांस को, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को बाय द नेम ऑफ ओपनिंग एडवांस एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि हमको इसको बैलेंसिंग करनी है। 20,000 यहाँ पे दोस्तों 20 ही आना चाहिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पे क्योंकि ये मैंने अगेन ये नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में जब भी आपका क्रेडिट साइड कोई बैलेंसिंग बच जाए तो वो हमेशा ही आप प्रॉफिट एंड लॉस का नाम दोगे। और क्यों दोस्तों? क्योंकि हर एक नॉमिनल अकाउंट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ही दोस्तों वो मर्ज हो जाता है। तो 20 में से दोस्तों 12,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन दोस्तों ये मैचिंग कंसेप्ट के प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मैचिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपका जो भी उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस है या इनकम है वो आपको उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना ही करना है। अगर मेरा रेंट पे करने का रेट है 1000 पर मंथ तो इस साल मैंने 12,000 रेंट पे करना ही करना है, भले ही मैंने एक्चुअली में पे किया कि नहीं किया, वो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दोस्तों उसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा।
तो हर एक नॉमिनल अकाउंट दोस्तों लास्ट में जाके वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिप्रेजेंट होता है, शो होता है। अब दोस्तों ये इतनी छोटी सी बात थी, इतना छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे, बट स्कूल वाले या आपके जो क्लास टीचर हैं वो सब इसको रटवा देते हैं कि जो ओपनिंग एडवांस है वो इस साइड लिखिए, क्लोजिंग एडवांस है उस साइड लिखिए, और सेंडिंग है ये वहाँ लिखिए, ये वहाँ लिखिए। दोस्तों लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल कंसेप्ट को समझना है कि एंट्री यहाँ पे ऐसे क्यों हो रही है। एंट्री समझ में आ गई दोस्तों आपको, पोस्टिंग करना बिल्कुल बच्चों की बात है अगर आपके 11th का बेस स्ट्रॉन्ग है दोस्तों तो। अब दोस्तों हमारे सिलेबस में रेंट अकाउंट तो है नहीं, हमारे सिलेबस में है दोस्तों क्रेडिटर्स अकाउंट। अब अगर दोस्तों हम इस रेंट अकाउंट को क्रेडिटर अकाउंट से रिप्रेजेंट कर दें, यहां भी दोस्तों अगर हम रेंट अकाउंट को क्रेडिटर अकाउंट से रिप्रेजेंट कर दें तो दोस्तों इसमें और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज के कि जो भी आपकी लायबिलिटी अकाउंट होती है। अब दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, रेंट अकाउंट जो हमने दोस्तों एग्जांपल लिया था, रेंट अकाउंट कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट, इसका दोस्तों नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट दोस्तों आपकी लायबिलिटी अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जब भी बैलेंस बचता है दोस्तों तो वो जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जब भी आपका लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट साइड कोई बैलेंस बचे तो दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, हमेशा ही जाएगा बाय परचेज अकाउंट। क्यों दोस्तों? तो लॉजिक है दोस्तों, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, क्रेडिट इसका बैलेंस होता है, हर एक लायबिलिटी अकाउंट का दोस्तों बैलेंस होता है क्रेडिट, यानी कि इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। अब दोस्तों जब आपका ये क्रेडिटर लायबिलिटी अकाउंट है तो सोचिए ना, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, किस वजह से बच रहा होगा? अगर लायबिलिटी हमारी घट रही होती तो एंट्री दोस्तों यहाँ पे आएगी, हम उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड है तो दोस्तों एक ही रीजन है उसके पीछे कि आपने उसको और परचेज किया होगा, आपने उस पर और खर्चे किए होंगे। अगेन दोस्तों ये दोनों बातें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस अकाउंट में यहाँ पे भी आपने क्या देखना है कि यहाँ पे भी ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, बल्कि दोस्तों यहाँ पे आएगा बाय परचेज अकाउंट। बस दोस्तों इतनी सी ही इसमें समझने वाली बात थी कि आपने जो रेंट अकाउंट लिया वो एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वो दोस्तों आपके हमेशा ही जाएगा लास्ट में जो भी बैलेंसिंग बचेगी बाय P&L अकाउंट। और दोस्तों फिर जो भी आपका लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट में जब भी आपके क्रेडिट साइड कोई बैलेंस बचेगा तो इट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। दोस्तों लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि आपका लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस बचने का मतलब एक ही है कि आपने उस लायबिलिटी को और ज़्यादा इनकर किया होगा, और क्रेडिटर को और ज़्यादा बढ़ाने का कारण एक ही है कि आपने उधारी परचेज करी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा एक कंसेप्ट था क्रेडिटर अकाउंट का। आइए अब इसी में हम स्टॉक अकाउंट को मर्ज करते हैं और देखते हैं कि वो भी कितना सिंपल टॉपिक है दोस्तों। स्टॉक अकाउंट एसेट अकाउंट होता है दोस्तों, और एसेट अकाउंट की स्टार्टिंग डेबिट साइड बैलेंस BD से, और दोस्तों ख़त्म होगा वो क्रेडिट साइड बैलेंस CD से। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे स्टॉक अकाउंट की बात करें तो स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount, देखिए दोस्तों तो स्टॉक अकाउंट दोस्तों क्योंकि मेरा एक एसेट अकाउंट है तो दोस्तों इसकी हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस
बैलेंस BD यहाँ पे होगी दोस्तों, इसकी हमेशा ही क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे होगी दोस्तों। अब क्रेडिटर अकाउंट का क्या लिंक है दोस्तों स्टॉक अकाउंट से, हम ये सीखने वाले हैं। आपने क्रेडिटर को जो भी इंक्रीज किया था, बिकॉज दोस्तों क्रेडिटर का बैलेंस आपका बच रहा क्रेडिट साइड, इसका मतलब ये है कि जरूर आपने कोई परचेज किया होगा, उधारी परचेज किया होगा। तो दोस्तों जब भी आपने परचेज किया तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉक इंक्रीज कर लिया दोस्तों। अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, अगर अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, डेट मीन्स दोस्तों आपने अपना स्टॉक 12,000 से इंक्रीज कर लिया। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपके आ जाएगा बाय परचेज के नाम से, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रॉट फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद दोस्तों अब इसमें जो भी बैलेंस बचेगा, अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों यहाँ बात करें, अब अगर इसमें जो कुछ भी बचेगा, ध्यान से देखिए, आपके पास एक एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट में कुछ बैलेंस आपके पास स्टार्टिंग से पड़ा हुआ है, कुछ आपने इस साल और परचेज करी, कुछ आपका इस साल बच गया। तो दोस्तों बाकी जो अमाउंट है आपका वो कहाँ गया होगा, तो दोस्तों आपने इसको कंज्यूम कर लिया होगा और वो पहुंच जाएगा आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आपने दोस्तों उस स्टॉक को पूरे साल में कंज्यूम कर रखा है। तो दोस्तों ये कितनी सिंपल सी लॉजिक थी। ये आपका रहा क्रेडिटर अकाउंट, ये रहा आपका स्टॉक अकाउंट। कितने सिंपल सी लॉजिक के साथ हमने सीखा दोस्तों कि कैसे ये बैलेंस BD ओपनिंग एडवांस है, कैसे बैलेंस CD ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, फिर हमने कुछ रेंट पे किया या हमने कुछ भी क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, उसका दोस्तों अमाउंट ये रहा। फिर हमारे पास कुछ दोस्तों क्लोजिंग एडवांस रह गया, इसको कई स्कूल कई टीचर बोलते हैं कि आप इसको लिखिए बाय बैलेंस CD, और यहाँ भी सिखाते हैं दोस्तों कि आप इसको इसके प्रॉपर नाम से नहीं बल्कि टू बैलेंस CD के नाम से लिखिए। तो दोस्तों आप चाहे टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो या टू बैलेंस CD, बाय एडवांस रेंट लिखो या बाय बैलेंस CD, दोस्तों कोई लॉजिक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। बट आपको समझना क्या था दोस्तों कि अगर आपका क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है, डेट मीन्स आपने उतना परचेज किया है, फिर दोस्तों वो टोटल परचेज आपके स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों अगर आपने एसेट परचेज किया, अगर आपने स्टॉक परचेज किया है तो उससे आपकी स्टॉक की क्वांटिटी बड़ी होगी, आपका एसेट बढ़ा होगा, और दोस्तों इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो दोस्तों डेबिट साइड में आ गई इसकी एंट्री। बैलेंस CD मतलब आपको पूरे साल में कितना स्टॉक बच गया, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अब आप इसको जो कुछ भी करेंगे, आपके सामने लास्ट में आइटम बैलेंस अगर यहाँ बचता है तो डेट मीन्स दोस्तों आपने उतने अमाउंट को इस पूरे साल में कंज्यूम किया है। अब दोस्तों कई स्कूल इसको रटवाते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। वो एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चों इसको आप रट लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्या दोस्तों मतलब आपने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को। अब दोस्तों ये दो अमाउंट आपके सामने गिवन होंगे, ये दो अमाउंट आपके सामने गिवन होंगे, और हमने दोस्तों परचेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अगर मैं इस अमाउंट में ये अमाउंट जोड़ दूं, ये अमाउंट जोड़ दूं और ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो क्या दोस्तों मेरे पास ये अमाउंट निकल के नहीं आ जाएगा? जो बात दोस्तों हमने अकाउंट्स में इतने सिंपल में सीख लिया कि कैसे हम इस अमाउंट तक पहुंचते हैं,
वही दोस्तों एक फॉर्मूले का रूप ले चुकी है। हमारे पास पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स गिवन है दोस्तों, हाँ गिवन है, ये रहा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ओपनिंग एडवांस भी है, कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। हमारे पास दोस्तों कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है, कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। तो क्या दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं आ जाऊँगा? बिल्कुल। तो दोस्तों जो बातें हमने अकाउंट्स में सीखी हैं, देखिए इन बातों को कैसे हम एक फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं और आंसर दोस्तों हमारा बिल्कुल वही आने वाला है। अब दोस्तों इस वाले साइड से स्टार्ट करते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ये रहा। इसमें दोस्तों मैं ऐड कर देता हूँ ओपनिंग एडवांस। मैंने दोस्तों ओपनिंग एडवांस ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें और ऐड करता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। देखिएगा दोस्तों, मैंने इसमें ऐड किया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों अब ये साइड टोटलिंग आ चुकी है, इसमें से ये और ये अमाउंट माइनस कर देता हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेट्स स्टार्ट। माइनस करता हूँ दोस्तों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग एडवांस, ये माइनस कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने स्टार्ट किया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, गिवन है दोस्तों। उसमें मैंने ओपनिंग एडवांस ऐड किया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। मैंने माइनस किया दोस्तों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मैंने माइनस किया दोस्तों क्लोजिंग एडवांस। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने जो भी ये अमाउंट आया, इसको दोस्तों नाम देते हैं परचेज मेड। अब दोस्तों परचेज मेड यानी कि इस अमाउंट का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा आप उस अमाउंट को शिफ्ट करते हो अपने स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में। अब दोस्तों हम यहाँ पे खड़े हैं। अब अगर इसमें से दोस्तों मैं इसको भी ऐड कर दूँ ओपनिंग स्टॉक को, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ ओपनिंग स्टॉक और दोस्तों मैं माइनस कर दूं अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो दोस्तों मैं जिस अमाउंट पे आ चुका हूं इसको दोस्तों बोलते हैं आइटम्स कंज्यूम्ड, और दोस्तों इसकी पोस्टिंग होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो दोस्तों ये प्लस माइनस सीखने से या प्लस माइनस रटने से दोस्तों बेटर ये है कि हम पहले इस कंसेप्ट को सीखें कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बना, उसमें क्या बैलेंस निकला, फिर दोस्तों वो बैलेंस कैसे स्टॉक अकाउंट में गया, वहाँ पे उसका बैलेंस क्या निकला। तो दोस्तों एक कंसेप्ट, एक रास्ता हमारे पास ये वाला है, एक मेथड रटने का, और दोस्तों एक मेथड हमारे पास समझने के लिए। दोस्तों एक बार आप समझ जाएंगे कंसेप्ट को तो रटना कम हो जाता है और आपके फ्यूचर लाइफ में दोस्तों ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों हमने अपना क्रेडिटर्स अकाउंट सीख लिया, स्टॉक अकाउंट सीख लिया। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी हमने सेम एग्जाम्पल आगे कैरी करना है। दोस्तों मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया 1/4/19 को, और दोस्तों ये ईयर मेरा ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 20 को। अब दोस्तों यहाँ बिजनेस वर्ड लिखना सही नहीं होगा, हम यहाँ पे एनपीयू लिख लेते हैं कि एनपीयू की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2019 को हुआ, और दोस्तों मेरा पहला साल ख़त्म होगा 31 मार्च 20 को। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुझे
इन टोटल 15,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए इन टोटल। दोस्तों इस पूरे एक साल में मुझे 15,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। जब दोस्तों मैं ईयर एंड पे था तो मुझे दो बातें पता लगी। पहली ये कि मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिलना था बट मुझे मिला नहीं दोस्तों, वो मेरा रह गया दोस्तों अमाउंट 1,000। और जो मुझे अपने मेंबर से एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया वो मिला दोस्तों मुझे ₹4,000 का। यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल को दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं। मेरा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है 14/19 टू 31 मार्च 20। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों मुझे इन टोटल 15,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। और दोस्तों जब मैं ईयर एंड पे था तो मुझे पता लगा कि मैंने इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज़ रिसीव कर ली है और मुझे रिसीव करना था 1,000 का और सब्सक्रिप्शन, बट दोस्तों वो मैं रिसीव नहीं कर पाया। पहली बात दोस्तों, ये जो दो वर्ड हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, दोस्तों अकाउंटिंग के लैंग्वेज में पढ़ें तो दोस्तों ये वर्ड गलत है। आपने क्लास 11th में दोस्तों एक एक्रूड इनकम के बारे में पढ़ा होगा। एक्रूड इनकम क्या होती है और अनएक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम का मतलब है दोस्तों वो इनकम जो आपने कमा ली है बट आपको रिसीव नहीं हुई। दोस्तों एक एनपीओ के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों एक्रूड और अनएक्रूड। यानी कि दोस्तों बीइंग अ एनपीओ उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 1,000 रुपीज़ पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कमा ली है बट उसको दोस्तों अभी उनके मेंबर से रिसीव नहीं हुई। तो दोस्तों हम इसको अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग के वर्ड से पढ़ते हैं बट दोस्तों इसका सही वर्ड है एक्रूड। एक्रूड सब्सक्रिप्शन बिकॉज दोस्तों एक्रूड मीन्स दैट इनकम विच यू हैव अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक एनपीओ दोस्तों अपने आउटस्टैंडिंग को एक्रूड ज़्यादा कहता है कि ये वो इनकम है मेरी जो मैंने अर्न कर ली है बट मुझे मेंबर से नहीं मिली। तो बुक्स में आप इसको आउटस्टैंडिंग वर्ड से पढ़ते होंगे बट इसका दोस्तों एक्चुअल नाम है एक्रूड। एडवांस मतलब दोस्तों ये वो इनकम, एडवांस इनकम मिलने का मतलब दोस्तों अनएक्रूड, यानी कि अभी तक आपने काम ही नहीं किया, अभी तक आपने अपना पार्ट निभाया ही नहीं है लेकिन आपको उसकी अर्निंग इनकम पहले मिल गई। तो दोस्तों एडवांस इनकम कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है दोस्तों अनएक्रूड। तो बट बुक्स में दोस्तों हम लोग उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड से पढ़ते हैं, एडवांस वर्ड से पढ़ते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है, हम उसको उसी वे में लेंगे बिकॉज हमको दोस्तों अपने मार्क्स गेन करने। बट आपको मार्क्स के साथ साथ दोस्तों ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग कोई वर्ड नहीं होता इनकम के सेंस में। आउटस्टैंडिंग इनकम कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इनकम कोई वर्ड नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सही वर्ड है दोस्तों एक्रूड इनकम। और दोस्तों एडवांस इनकम कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है दोस्तों अनएक्रूड इनकम। बट क्योंकि दोस्तों हमने अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग वर्ड देखा हुआ है, एडवांस वर्ड देखा हुआ है, तो हम अपनी एंट्री भी इसी वे में फॉर्म करेंगे। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे इसकी एंट्री पास करनी पड़े तो मैं दोस्तों इसकी एंट्री क्या पास करूंगा। 15,000 सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करी, इसकी एंट्री क्या होगी। अब दोस्तों क्योंकि आपकी इनकम है तो इनकम मिलने से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 15,000। और दोस्तों नॉमिनल अकाउंट है तो फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। और दोस्तों बैंक मेरा एक पर्सनल अकाउंट है या कई लोग इसको रियल अकाउंट भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके बैंक में पैसा आएगा तो आप उसको डेबिट कर दीजिएगा। अब दोस्तों जो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसकी एंट्री क्या हुई दोस्तों, तो ये भी आपकी इनकम थी बट आपको रिसीव नहीं हुई। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप अभी भी इसको सब्सक्रिप्शन अपने इनकम में ही दिखाओगे 1,000 रुपीज़ का,
और दोस्तों डेबिट क्या हो जाएगा, आप डेबिट कर दीजिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1000 टू सब्सक्रिप्शन 1000। आप दोस्तों यहाँ पे अपने बुक के हिसाब से एक्रूड वर्ड ना लगा के और स्टैंडिंग वर्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अनएक्रूड की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या एंट्री पास रही होगी। अब ये आपकी इनकम इस साल की नहीं है, जो आपको एडवांस पैसा मिला हुआ है वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए है दोस्तों। यहाँ पे इनकम को क्रेडिट करने का मतलब ये था कि ये आपकी इनकम इसी साल की है, और मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो इनकम, जो एक्सपेंसेस जिस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते हैं उनको आप उसी इनकम में या उसी एक्सपेंस में दिखाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको वो इनकम रिसीव हुई है या आपने एक्सपेंस एक्चुअली में पे किया है कि नहीं पे किया। तो दोस्तों ये तो मेरा इस साल से बिलोंग नहीं करता, तो अब क्या करें दोस्तों, इसकी एंट्री हो जाती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 4000 का। तो दोस्तों एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेरा फाइनेंशियल ईयर है 14-19 जो ईयर एंड होगा 31 मार्च 20 पे। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों मैंने 15,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, उसकी एंट्री मैंने कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 15,000। दोस्तों ईयर एंड पे पता लगा मुझे कि मैंने 1000 रुपीज़ का एक्रूड सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया, जो मेरी इनकम इस साल की है। तो मैंने दोस्तों उसको रिकॉर्ड अपने इनकम में कर लिया है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगेन दोस्तों इसके बाद मुझे कुछ एडवांस पैसा मिल गया था, तो दोस्तों एडवांस इनकम कोई वर्ड नहीं होता, अनएक्रूड इनकम वर्ड होता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम। अब दोस्तों अगर मैं इन सभी एंट्री को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्ट करूं तो बताइए कि पोस्टिंग किस साइड होगी। ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जी दोस्तों बात करते हैं अपने पहले एंट्री के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हो रहा है क्रेडिट, किस नाम से, तो बैंक के नाम से। तो यहाँ पे आप कर लीजिए बाय बैंक जो है 15,000। उसके बाद दोस्तों एक्रूड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, और किस नाम से दोस्तों, तो बाय एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1000। अगेन दोस्तों फिर नेक्स्ट अनएक्रूड की बात करें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा टू अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 4000। तो अब दोस्तों इसको क्लोज करने का टाइम आ गया, क्लोज करें तो दोस्तों इधर है आपका 16,000, यहाँ है आपका दोस्तों 16,000। अब यहाँ दोस्तों 12,000 का आपको बैलेंस मिल जाता है, जो कि दोस्तों नाम आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल दोस्तों, डैट मीन्स कि ये आपकी इस साल की अर्निंग थी, इन टोटल 12,000 रुपीज़। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर हम इसको इनके वर्ड से रिप्लेस कर दें जो हमने अब तक अपने स्कूल में सीखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बाय एक्रूड इनकम की जगह, अब एक्रूड इनकम दोस्तों हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा था, एडवांस से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों इसका दूसरा नाम बाय क्लोजिंग एडवांस। और दोस्तों हमने इसको क्या सीखा हुआ है,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। दोस्तों ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दोस्तों जब हम अब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, अगर दोस्तों हम नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो दोस्तों यहाँ पे भी इसकी डेबिट साइड, यहाँ पे दोस्तों इसकी क्रेडिट साइड। तो अब दोस्तों होगा क्या, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी दोस्तों। अब होगा क्या दोस्तों कि ये क्लोजिंग एडवांस इस साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दोस्तों इस साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करके देखते हैं। टू ओपनिंग एडवांस, यहां पे दोस्तों बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में भी आप कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। तो दोस्तों इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि उस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक के नाम से। उसके बाद दोस्तों उस पर्टिकुलर ईयर में भी हो सकता है कि कुछ आपके पास एडवांस पड़ा हुआ हो, जैसे हमारे इस एग्जांपल में हुआ था। और दोस्तों उस पर्टिकुलर ईयर में भी हो सकता है कि आपके पास कुछ एक्रूड सब्सक्रिप्शन वर्ड पड़ा हो, यानी कि आउटस्टैंडिंग वर्ड पड़ा हुआ हो। तो दोस्तों अगर आपके पास लास्ट एग्जांपल की तरह ही अगर एडवांस पड़ा हुआ है दोस्तों, क्लोजिंग एडवांस, तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय क्लोजिंग एडवांस। सिमिलरली दोस्तों अगर यहां पे आपके पास बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ हो, तो आप यहां पे उसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आता है ज़्यादातर, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों ये कितनी छोटी सी बात थी कि कैसे किसी भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग एडवांस आता है और क्यों आता है दोस्तों, हमने वो लॉजिक सीख लिया। सिमिलरली दोस्तों क्यों किसी सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में स्टार्टिंग में बाय ओपनिंग और सेंडिंग आता है, लॉजिक हमारा दोस्तों क्लियर है। तो दोस्तों ये कितनी छोटी सी एग्जाम्पल था, छोटी सी बात थी ये कि कैसे हम इस अकाउंट्स को बनाना सीखते हैं। बट दिक्कत यह है दोस्तों कि हमको ये बनाना ऐसे सिखाया नहीं जाता, हमको रटवा दिया जाता है कि इसको बस रट लीजिए कि यहाँ पे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बैंक, ये सब। तो दोस्तों रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने अकाउंट्स के कंसेप्ट को ग्रिप में लीजिए, कमांड में लीजिए, तभी आपको उसमें कुछ फ्यूचर फायदे होंगे। अदरवाइज दोस्तों कोई लॉजिक नहीं है अकाउंट्स पढ़ने का। तो इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।